हाय, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे, हम लोगों ने आज लेक्चर में फिनॉल के बारे में स्टडी किया था। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स, अर्थात हम फिनॉल को किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, हमने उसके बारे में स्टडी किया। आज अपने इस लेक्चर में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे कि फिनॉल की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। यदि बेटे हमने अल्कोहल को ठीक से पढ़ा है, यदि अल्कोहल को ठीक से पढ़ा तो फिनॉल को समझना आसान है। उन बच्चों के लिए जिन्होंने OH ग्रुप अर्थात जिसमें एल के ग्रुप के साथ जब भी जुड़ा हुआ होता है तब उसको हम लोग अल्कोहल के नाम से जानते हैं, उन बच्चों के लिए चीजें बहुत आसान और सिंपल रहेंगी जब भी उन्होंने इस चीज को पढ़ा था। आगे बात करने वाले बेटे केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो फर्स्ट रिएक्शन विद मेटल्स, अर्थात ये हम सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं। जैसे मैंने लिखा रिएक्शन विद सोडियम, अगर आप फिनॉल की रिएक्शन सोडियम के साथ कराते हैं, फिनॉल जैसे अल्कोहल सोडियम के साथ रिएक्शन करता है, सेम उसी तरीके से बेटे फिनॉल भी सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा। ये आपका फिनॉल C6H5OH अगर सोडियम मेटल Na के साथ अगर आप रिएक्शन कराते हैं, Na बेटे एक मेटल है, इसकी टेंडेंसी है ये यहाँ से हाइड्रोजन को हटाने का काम करेगा। इसका मतलब है हाइड्रोजन इस सोडियम द्वारा रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ बनने वाली नई स्पीशीज रहेगी ONA। इसको बेटे हम लोग सोडियम फिनॉक्साइड के नाम से जानते हैं। यहाँ से इसने हाइड्रोजन को रिलीज किया तो यहाँ H2 फॉर्म हो जाएगा। इस तरीके से फिनॉल कभी भी अगर सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो सोडियम फिनॉक्साइड आयन फॉर्म करेगा। सेकंड वन बेटे बात करते हैं, यदि हम ब्रोमीन की रिएक्शन कराएं, ब्रोमीन वाटर के साथ और ब्रोमीन कार्बन डाइसल्फाइड CH2 इसके साथ अगर रिएक्शन करेगा तो कैसे फॉर्म करने वाला है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो मैं लिख रहा हूं Br2 in H2 मीन्स बेटे अगर हमने ब्रोमीन वाटर के साथ फिनॉल की रिएक्शन कराई तो कैसे रिएक्शन करेगा, आपने को ध्यान रखना है। फिनॉल होता है C6H5OH अर्थात इसका OH ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ अटैच है। फिनॉल कहते हैं ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कर रहा है Br2 इन वाटर। एक बात ध्यान से समझने की, सबसे इंपोर्टेंट चीज इसके अंदर, जब भी आपने ब्रोमीन को लिया तो वाटर के साथ जब आप ब्रोमीन को मिलाते हैं, अर्थात फिनॉल जब ब्रोमीन इसमें वाटर के साथ मिलेगा तब वो बेटे फिनॉक्साइड आयन देगा। और आप जानते हैं फिनॉक्साइड आयन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट शो करता है, अर्थात प्लस आर इफेक्ट शो करता है। और फिनॉक्साइड प्लस आर इफेक्ट शो करने की वजह से ब्रोमीन जिस जगह जुड़ सकता है बेंजीन रिंग के साथ वहां वो जुड़ता है, अर्थात दूसरे, चौथे और छठे अर्थात तीनों पोजीशन पर वो जुड़ता है। तो इस तरीके से ये फॉर्म करता है OH। यहां बेटे ब्रोमीन जुड़ेगा, चौथी पोजीशन पर जुड़ेगा और छठी पोजीशन पर जुड़ेगा। अगर कभी आपसे कोई क्वेश्चन में पूछता है कि जब ब्रोमीन वाटर कराते हैं तो आपको बताना है कि जैसे ही ब्रोमीन यहाँ वाटर के साथ अर्थात वाटर में जब मिला होगा तो अगर हम फिनॉल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की टेंडेंसी है अर्थात वो इंक्रीज हो जाती है। जब ये बढ़ जाती है तब यहाँ से इस प्रकार से 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल कंपाउंड प्राप्त होता है और थ्राइस HBr। इसको हम लोग कहते हैं बेटे 2,4,6 क्योंकि ये दूसरी पोजीशन पे, चौथी पोजीशन पे और छठी पोजीशन पे 3 ब्रोमो जुड़े हुए हैं तो बोलेंगे ट्राई ब्रोमो और फिनॉल है, इसलिए इसको हम जानते हैं 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल के नाम से जानते हैं। अगर बेटे ब्रोमीन जो है ये वाटर की बजाय उसे कार्बन डाइसल्फाइड CH2 में लेते तो क्या बनता। आपने जान चुके हैं कि ब्रोमीन को जब भी कार्बन डाइसल्फाइड अर्थात CH2 में लेंगे तब जब भी इसकी जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी थी वो उतनी इंक्रीज नहीं होगी CH2 के साथ। लेकिन अगर वाटर में हो जाती, क्योंकि ये CH2 में जब भी कार्बन डाइसल्फाइड में लोगे तो फिनॉल फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट नहीं होगा। मीन्स ये कि अगर आपने फिनॉल को लिया C6H5OH, अगर आप ब्रोमीन की रिएक्शन करा रहे हैं CH2 कार्बन डाइसल्फाइड में तो केवल यहाँ प्लस आर इफेक्ट तो है, प्लस आर इफेक्ट के बाद
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है और आपने पहले पीछे पढ़ाया जा चुका है कि जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग प्रॉपर्टीज है वो कौन कौन से, वहां बेटे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी इंक्रीज हो रही थी, लेकिन यहाँ क्या है जो कार्बन डाइसल्फाइड है वो उसको बढ़ने नहीं दे रहा, अर्थात इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग तो है, प्लस आर इफेक्ट शो करता है फ्लोक्साइड आयन, लेकिन फ्लोक्साइड आयन में कन्वर्ट होने की वजह से, क्योंकि वाटर में खुलेगा तो आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ फ्लोक्साइड आयन फॉर्म कर रहा था, लेकिन यहाँ कार्बन डाइसल्फाइड में है तो फ्लोक्साइड आयन में कन्वर्ट नहीं होगा। इसका मतलब है उसकी जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी है वो ज्यादा नहीं बढ़ेगी, और ज्यादा नहीं बढ़ेगी इसलिए जो कंपाउंड बनाएगा वो ऑर्थो और पैरा में बनाएगा, क्योंकि आपने प्लस आर इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट में पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, जब भी इलेक्ट्रोफाइल्स है तो वो उसके ऑर्थो, ध्यान रखना, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक करते हैं, तो इसका मिक्सचर देते हैं तो यहाँ कंपाउंड फॉर्म होगा OH, ऑर्थो पोजीशन पे आएगा ब्रोमीन प्लस पैरा पोजीशन पे आएगा, तो इसका मिक्सचर प्राप्त होगा तो बेटे पैरा पे जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल और इसका हो जाएगा पैरा ब्रोमोफिनॉल। ये आपका मेजर अमाउंट में बनेगा और ये आपका माइनर अमाउंट की फॉर्म में बनेगा। अगर ये ब्रोमीन के साथ अपने रिएक्शन कराते हैं तब ये होता है। अगर हम अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात हो रही थी तो हम यहाँ से नाइट्रेशन प्रोसेस भी कराते हैं। नाइट्रेशन में ध्यान रखना है कि अगर हम कंसंट्रेट HNO3 की प्रेजेंस में अगर फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं, ये ध्यान रखना है, कंसंट्रेट HNO3 अगर आप फिनॉल को लेते हैं और फिनॉल को लेने के बाद आप कंसंट्रेट HNO3 के साथ कराएंगे, तो वैसे तो हम सिंपल से भी जानते हैं कि ऑर्थो और पैरा, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन इन पर कंपाउंड जुड़ जाएंगे, इस तरीके से हो जाता। कब? अगर मैं कंसंट्रेट की बजाय डाइल्यूट HNO3 लेता, यहां मैंने कंसंट्रेट लिया है तो अगर आप इस तरीके से लिखेंगे OH और NO2, ये इसकी पैरा पोजीशन पे आ गया बेटे और ये ऑर्थो पोजीशन पे आ गया, तो जो एग्जामिनर है वो आपकी रिएक्शन को गलत कर देगा। अपने को ध्यान रखना है कि कंसंट्रेट HNO3 है तो कंसंट्रेट HNO3 बोर्ड लेवल पर तो हम सीधी सीधी रिएक्शन दिखा सकते हैं कि 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनेगा कंसंट्रेट। अगर डाइल्यूट होता तो कंपाउंड ही बनता, मैंने जैसे यहाँ लिखा। अगर बेटे डाइल्यूट दे रखा है तब आपकी रिएक्शन इस प्रकार से ऑर्थो और पैरा, ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल का मिक्सर प्राप्त होता है। जबकि अगर यही रिएक्शन कंसंट्रेट HNO3 की प्रेजेंस में कराई गई होती तो एक बार में कंपाउंड नहीं बनता, लेकिन एग्जाम में अगर बोर्ड एग्जाम में आया क्वेश्चन है तो आप सीधा लिख सकते हो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जिससे हम लोग पिक्रिक एसिड के नाम से जानते हैं। वैसे इसका प्रिपरेशन मेथड है उसको हम लोग सीख लेते हैं। फिनॉल से अगर पिक्रिक एसिड फॉर्म करना है तो कैसे करेंगे? फिनॉल टू पिक्रिक एसिड, नाइट्रेशन प्रोसेस बताया मैंने। यहां अगर आपने डाइल्यूट HNO3 लिया तो ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल का मिक्सर प्राप्त होगा, जबकि यदि आपने कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड लिया, HNO3 लिया, तो किस प्रकार से रिएक्शन करेगा? पहले बेटे ये कंपाउंड फॉर्म करेगा, ये ध्यान रखना, ये रिएक्शन सीधी नहीं होती है, लेकिन अगर बोर्ड एग्जाम में आएगी तो आप इस तरीके से सॉल्व कर देंगे। कन्वर्जन में प्रयुक्त होने वाली रिएक्शन है, कंसंट्रेट HNO3 की प्रेजेंस में अगर फिनॉल रिएक्शन करता है तो कैसे बनेगी? यहां से बेटे 2, 4 और 6 तीनों पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप ऐड हो जाएगा, तो ये बनेगा, इसका नाम हो जाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल के नाम से जानते हैं, इसे हम लोग पिक्रिक एसिड कहते हैं। अगर बोर्ड एग्जाम में आएगा तब तो आप सीधा लिख देंगे, लेकिन अगर कंपटीशन में आता तो कंपटीशन लेवल पर आपको पूछा जाता तो इसके कंसेप्ट के थ्रू बताना होता। पहले आपको सल्फोनिफिकेशन प्रोसेस करना पड़ेगा। मींस ये अगर इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है ड्यू टू मैकेनिज्म, यहां से ये फिनॉल है, इसका हाइड्रोजन एटम आप बनाते हैं कंसंट्रेट H2SO4 के साथ, और H2SO4 का SO3H इस हाइड्रोजन की जगह रिप्लेस होता है, अर्थात यहां से बनने वाली इसमें सीधा अगर मैं बनाता सीधा तो यहां से बनेगा OH ग्रुप, यहां रहेगा SO3H, इसका ये हाइड्रोजन एटम, और एक बार ये ऑर्थो और पैरा दोनों पोजीशन पर अलग अलग बुक्स अलग अलग तरीके से रिएक्शन को कराती हैं। यहां से SO3H अर्थात ऑर्थो
सल्फोफिनॉल और पैरा सल्फोफिनॉल, इस प्रकार से इसका मिक्सचर प्राप्त होता है। अगर इस मिक्सचर की बेटे पुनः कंसंट्रेट HNO3, आप ध्यान रखना कंसंट्रेट HNO3 प्लस कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन अगर कराते हैं, मींस क्या है कि कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में कंसंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन आप करा रहे हैं, तो इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इस तरीके से कंपाउंड जुड़ जाएंगे, बनने वाली स्पीशीज रहेंगी ये बेटे OH ग्रुप है, SO3H जो का जो रहेगा, इस जगह चौथी पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप आएगा और छठी पोजीशन पर भी नाइट्रो ग्रुप इस तरीके से जुड़ेगा, प्लस दूसरा मिक्सचर प्राप्त होगा, यहाँ जो OH था वो ग्रुप 10 का 10 रहेगा, इस दूसरी पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा, चौथी पोजीशन पर SO3H सल्फो है और इस छठी पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप OH आ जाएगा। अगर आपने इसको देखा पुनः यदि आप कंसंट्रेट HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो बनने वाली स्पीशीज रहेगी 2,4,6 ट्राई नाइट्रो, यहाँ OH आ गया, दूसरी पोजीशन पर नाइट्रो आएगा, चौथी पर नाइट्रो आएगा और छठी पोजीशन तीनों पे आएगा, तो इसका नाम हो जाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इस तरीके से बेटे इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड। अगर आपसे पूछता है बोर्ड एग्जाम में कि पिक्रिक एसिड कैसे फॉर्म करना है फिनॉल से, तो आप सीधा करेंगे फिनॉल की रिएक्शन कंसंट्रेट HNO3 के साथ कराएंगे तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनेगा, जिसको हम लोग पिक्रिक एसिड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में बात करते हैं बेटे, कॉल्वेज प्रोसेस है। कॉल्वेज प्रोसेस, ध्यान रखना कॉल्वे प्रोसेस कराने के लिए कई प्रकार से रिएक्शंस होती हैं। सबसे पहला काम है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करनी है, लेकिन सोडियम फिनॉक्साइड फॉर्म करना है। तो सोडियम फिनॉक्साइड किस तरीके से फॉर्म होता है, अर्थात C6H5ONA। तो आपको सोडियम फिनॉक्साइड फॉर्म करने के लिए आप Na के साथ रिएक्शन करा सकते हैं, Na के साथ रिएक्शन करा सकते हैं, तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। मीन्स ये हम यहाँ इसमें यूज करते हैं बेटे सीधा सोडियम फिनॉक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं। ध्यान रखने की आवश्यकता है, टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, ठीक, और टेम्परेचर मेंटेन करने के बाद प्रेशर जनरेट करते हैं। इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे। यहाँ से बेटे जो Na है, थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, ये Na ये हाइड्रोजन, यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो तो बेटे इधर चला जाएगा, और जो CO2 तो जो Na वाला ग्रुप था वो इस CO2 के साथ आ जाएगा, और जो CO2 है वो इस वाले ग्रुप पर चला जाएगा। तो यहाँ बनने वाली स्पीशीज रहेगी इस तरीके से बनेगी, जो OH ग्रुप था यहाँ Na की जगह हाइड्रोजन एटम आएगा, और इस तरफ बेटे COO अर्थात CO2 और जो Na वाला पार्ट है तो यहाँ CONA पार्ट आ जाएगा। अब इस तरीके से यहाँ से सोडियम सैलिसिलेट बनता है, और सोडियम सैलिसिलेट की रिएक्शन यदि आप किसी भी एसिड के साथ HCl H+ H2SO4 H+ किसी के भी साथ कराते हैं तो यहाँ से Na और Cl बेटे बाहर चले जाएंगे, बाकी जो बनी स्पीशीज है वो बनेगी C6H5, यहाँ C6H अब 4 हो जाएगा, OHCOOH अर्थात सैलिसिलिक एसिड बनता है। अगर इसका नाम लिखेंगे तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड के नाम से भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग सैलिसिलिक एसिड कहते हैं। सैलिसिलिक एसिड, जो सैलिसिलिक एसिड बनता है वो कई प्रकार से रिएक्शन करता है। इसकी रिएक्शंस काफी इंपॉर्टेंट रहती हैं। जैसे ये बनने वाली स्पीशीज, देखिए ये सैलिसिलिक एसिड था, इस तरीके से लिखा हमने, इसकी एक वैलेंसी OH के साथ जुड़ी हुई है, अर्थात एक जो इसकी 6 पोजीशंस है उसमें से एक पोजीशन OH के साथ और दूसरी जो पोजीशन है वो COOH अर्थात कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ जुड़ी हुई है। यदि मैं इसकी रिएक्शन एसिडिक ग्रुप के साथ कराता हूं, ध्यान से समझना बेटे, Cl C++O सिंगल बॉन्ड CH3, ध्यान रखना, इंपोर्टेंट मार्क करना। यहाँ से जो ये Cl है ये H है, HCl की फॉर्म में, ये यहाँ Cl और H HCl की फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे। जो COCH3 ग्रुप है बेटे वो के साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो यहां से बनेगा इस तरीके से O और यहां सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3 जैसे था, और नीचे बनेगा बेटे बाकी जो COOH है ये जो का जुड़ा रहेगा, ये अलग है। इसको बोलते हैं बेटे एस्पिरिन के नाम से जानते हैं, जो एक पेन किलर है। ध्यान रखना, इसको बोलते हैं एस्पिरिन, ये एक पेन किलर है। अर्थात आप जब इस साल
लास्ट चैप्टर हटा दिया गया है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, उसमें से इस टॉपिक को हटा दिया गया है। नहीं तो हम एस्पिरिन के बारे में वहां पढ़ते हैं, एस्पिरिन किस तरीके से फॉर्म की जाती है। तो हम लोग सबसे पहले सैलिसिलिक एसिड लेते हैं और उसकी एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। HCl बेटे यहाँ से बाहर जाता है और O के साथ ये एसिटिल ग्रुप अटैच हो जाता है और यहाँ से एसिटिल बेंजोइक एसिड इस प्रकार से फॉर्म होता है। एसिड बेंजोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग एस्पिरिन के नाम से जानते हैं। और एस्पिरिन का यूज मेडिसिन के रूप में किया जाता है, ये एक अच्छी पेन किलर है। इसके बाद बेटे हम बात कर रहे हैं सैलॉल किस तरीके से फॉर्म करते हैं। इसका आप यहाँ एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद सेल्फ से क्वेश्चन करने का प्रयास कर सकते हैं। मैं आगे की बात कर रहा हूँ। अगर आपने यहाँ जो बेटे मैंने ग्रुप लिया था, ये मैंने बोला सैलिसिलिक एसिड, आगे एक बार टॉपिक में आएगा उसको हम दोबारा से स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले जब यहाँ सैलिसिलिक एसिड दे रखा है तो सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन हम लोग करेंगे बेटे फिनॉल के साथ। तो फिनॉल किस प्रकार का कंपाउंड फॉर्म करता है, क्या बनाता है, ठीक। दूसरा, अगर मिथाइल अल्कोहल हो तो वो कौन सा कंपाउंड फॉर्म करेगा, इन सब के बारे में आगे इसी लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर हम लोग फिनॉल के साथ स्टडी कराएंगे, अगर फिनॉल सैलिसिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करें तो क्या फॉर्म करेगा, उसको हम लोग देख लेते हैं। इसको बोलते हैं सैलॉल। सैलॉल एंटीसेप्टिक के रूप में यूज किया जाता है। देखिए इस तरीके से बेटे इसको लिखा जाता है, ये आपका सैलिसिलिक एसिड है। मैंने इसको लिखने के तरीके के एग्जाम में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया। इसको लिखने के लिए मैं इसे उल्टा करके लिख दे रहा हूं, इस तरीके से। यहां से OH था और एक COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसका जो OH और H बाहर निकलेंगे तो कैसे कंपाउंड फॉर्म होगा, एक मिनट, लिख तो आप कैसे भी सकते हैं, ये है बेटे, यहां मैंने लिखना था COOH और ये आपका OH। आप फिनॉल के साथ रिएक्शन करा रहे हैं और फिनॉल होता है C6H5OH। आप यहां से देख रहे हैं H और OH बेटे बाहर चला जाएगा, वाटर इस तरीके से, OH और H यहां से बाहर जाएगा तो बनने वाली स्पीशीज जो रहेगी वो रहेगी यहां से ये OH सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, और बाकी जो बेंजीन रिंगर था, जो फेनिल ग्रुप था, वो ज्यों का त्यों जुड़ा रहेगा। इसको हम लोग सैलॉल के नाम से जानते हैं। ये एक एंटीसेप्टिक है, सैलॉल एक एंटीसेप्टिक है, इसका मीन्स है, इसका यूज बेटे हम एक एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं सैलॉल का। अब बात कर रहे हैं बेटे आगे और भी कई रिएक्शंस हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, रीमर टीमैन रिएक्शन। रीमर टीमैन, इसको बेटे शॉर्ट फॉर्म में RTR भी कहते हैं। RTR का मतलब है रीमर टीमैन रिएक्शन। अर्थात इस रिएक्शन को कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले आप लोग बेटे फिनॉल लेते हैं। फिनॉल होता है C6H5OH। यहां से आपने फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ कराई। क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3 प्लस NaOH या KOH। आप उनमें से किसी के भी साथ कराते हैं। आपने KOH के साथ रिएक्शन कराई, मैंने यहाँ CHCl3 लिखा है, इसको सिंपल फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं CHCl2Cl। अर्थात रिएक्शन को समझने के लिए यहाँ से आप देख रहे हैं इसका टेम्परेचर रहता है 60 to 70 डिग्री सेल्सियस। K और Cl बेटे बाहर निकल जाएगा। ये ध्यान रखना बेटे, एक Cl, OH के मैंने दो बताए थे KOH। आप क्या देख रहे हैं, एक OH ये और एक H ये, तो यहाँ से एक वाटर पार्टिकल ये रहा, दूसरा एक OH ये और एक OH ये। इसका मीन्स है दो आपने वाटर पार्टिकल्स यहाँ से निकाल दिए। ये जो K है बेटे इस ग्रुप पर सीधा जुड़ जाएगा और बचेगा यहाँ से C6H5O और K।
ठीक है। दूसरा यहां से बेटे हाइड्रोजन हटाया तो उसकी जगह ये जो CH ग्रुप है वो सीधा जाके कनेक्ट करेगा और Cl2, तो Cl2 को मैंने इस तरीके से शो कर दिया। अब आप देख रहे हैं इसकी रिएक्शन बेटे एक्वस KOH के साथ करा रहे हैं, और आप सभी को पता है एक्वस KOH के साथ आपने हेलो एल्केन्स में पढ़ा था कि एल्किल ग्रुप जब भी कभी भी किसी भी एल्किल हैलाइड की बात की जाती है, एल्किल हैलाइड का जो हेलोजन ग्रुप है वो Cl अर्थात जो भी हेलोजन ग्रुप है वो OH ग्रुप द्वारा रिप्लेस होता है और बनने वाली यहां से स्पेसिस रहेगी इस तरीके से OK सिंगल बॉन्ड CH, एक OH बेटे इधर आएगा और एक OH इधर आएगा, इस तरीके से कंपाउंड बनेगा। और आपको ये पता है पीछे मैंने उसी लेक्चर में ये भी बताया था कि कभी भी दो OH ग्रुप एक कार्बन के साथ नहीं रह सकते, एक से ज्यादा OH जब भी होंगे तो वाटर की फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे। इसका मीन्स है यहाँ से H और यहाँ से OH दोनों बाहर निकल जाएंगे -H2, तो यहाँ से बनने वाली जो स्पीशीज है वो ये रहेगी, ये OK और सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ से बेटे हटेगा HOH अर्थात वाटर बाहर निकल जाएगा तो बनेगा बेटे CHO एल्डिहाइड ग्रुप आ जाएगा। यदि आप इसका एसिडिफिकेशन करा दें, चाहे HCl H+ के द्वारा करा दें, वाटर के द्वारा करा दें, H3O हाइड्रोनियम आयन के द्वारा करा दें या H2SO4 के द्वारा करा दें, तो H इस जो Cl है वो K के साथ KCl की फॉर्म में बाहर हो जाएगा और H उधर आ जाएगा यहाँ से, तो बनने वाली स्पीशीज आएगी C6H4OHCHO, जिसको हम लोग कहते हैं बेटे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइलहाइड या सैलिसिल एल्डिहाइड के नाम से हम इसे जानते हैं। ध्यान रखना, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइलहाइड हम इसे कहते हैं। ये रीमर टीमन रिएक्शंस है, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी आप बोर्ड एग्जाम में कई बार आती रहती है, पिछले कई बोर्ड एग्जाम में आई है। यहाँ से ध्यान रखना बेटे, सबसे पहले अपने को जब भी फिनॉल क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ या NaOH के साथ रिएक्शन करता है तो इसका यहाँ से KCl H2 बाहर निकलते हैं, बनने वाली स्पीशीज रहती है एक्वस के साथ रिएक्शन कराएंगे, वाटर बाहर निकालेंगे, बाद में इसका एसिडिफिकेशन कराएंगे। दूसरी, यदि हम यहाँ से क्लोरोफॉर्म की बजाय अगर CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड भी लेते तब भी एक कंपाउंड फॉर्म होता था, बन जाता सैलिसिलिक एसिड अर्थात यहाँ OH जो CHO ग्रुप आ रहा है एल्डिहाइड ग्रुप की जगह कार्बोक्सिलिक ग्रुप आता है COOH ग्रुप, इस तरीके से आता है। बात करते हैं बेटे, अब हम लोग NH3 अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं। जब फिनॉल अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है तो आपको पता है NH3 सीधा रिएक्शन नहीं करेगा, तो जिंक क्लोराइड एनाइडस से हम लोग जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में जो कैटालिस्ट यूज किया है उसके साथ रिएक्शन कराते हैं। यदि कोई भी एल्किल अल्कोहल होता है अर्थात एलिफेटिक अल्कोहल होता और वो NH3 के साथ रिएक्शन करता तो सीधा आपको NH2 ग्रुप जुड़ जाता, लेकिन यहाँ NH3 सीधा फिनॉल के साथ रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड की ड्यूटी नहीं करता, इसलिए इसका हाइड्रोजन एटम यहाँ से और ये OH एटम बाहर निकल जाएगा अर्थात वाटर की फॉर्म में। लेकिन ध्यान रहे जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस पे रिएक्शन होगी तब बनने वाली स्पीशीज रहेगी C6H5NH2 एनिलीन। इस तरीके से बेटे एनिलीन फॉर्म होता है और वाटर यहाँ से बाहर निकल जाता है। अगर ये रिएक्शन आपने एलिफेटिक किसी भी अल्कोहल के साथ कराई होती तो एलिफेटिक अल्कोहल के साथ कराने पर यहाँ से NH2 ग्रुप यहाँ से सीधा का सीधा हट जाता है अर्थात किसी भी कैटालिस्ट की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन ये जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। अब आगे पढ़ने वाले हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ। आपने फिनॉल को लिया, नीचे तक शायद दिख रहा होगा, ये आपने फिनॉल को लिया C6H5OH, जिंक डस्ट के साथ आप रिएक्शन कराते हैं तो बेटे सीधा बेंजीन फॉर्म होता है। ये Zn इस ऑक्सीजन को यहाँ से रिलीज करता है और बेंजीन फॉर्म करता है, प्लस ZnO जिंक ऑक्साइड की फॉर्म में बाहर हो जाता है, इसको बेटे हम लोग कहते हैं बेंजीन। ये ध्यान रखना, ये आपका जो कंपाउंड था वो एनिलीन था। नेक्स्ट टॉपिक में जब हम पढ़ेंगे तो एनिलीन का कई बार प्रयोग होगा, हम उसको बड़े ध्यान से देखेंगे। आगे की शेष जो रिएक्शंस हैं उसमें एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन और जिसे हम लोग हाइड्रोजनेशन के नाम से जानते हैं, रिडक्शन के रूप में कहलाएंगे। तो निकेल जो कैटालिस्ट है अगर उसकी प्रेजेंस में हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो क्या फॉर्म होगा, तो बेटे साइक्लोहेक्सेनॉल फॉर्म होगा। ये अपने पास फिनॉल है, फिनॉल की रिएक्शन निकेल के साथ 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हाइड्रोजनेशन कराते हैं। तो इस तरीके से अगर मैं बात करूं, यहाँ अगर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा था
तो आपको पता है अल्टरनेटिव सिंगल डबल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए होते हैं, तो यहाँ से जो बॉन्ड है वो आपस में स्प्लिट हो जाएंगे। इसका मीन्स है ये जो बॉन्ड है वो टूट जाएंगे और यहाँ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो बनेगा बेटे ये जो रिंग है वो खत्म हो जाएगी, अर्थात इनके सिंगल बॉन्ड के साथ जनरेट होगा, तो ये बन गया साइकिल और OH ग्रुप आ जाएगा, तो इसको बोलेंगे बेटे साइक्लोहेक्सेनॉल के नाम से जानेंगे। यहाँ मैंने आपको बताया निकल की प्रेजेंस में हाइड्रोजन रिएक्शन करता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, इन सभी 6 कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे साइक्लोहेक्सेनॉल के नाम से जानते हैं। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे बेटे कपलिंग रिएक्शंस के बारे में। 1-2 रिएक्शंस और रह गई हैं, कुछ महत्वपूर्ण रिएक्शंस, उनके बारे में हम लोग बाद में स्टडी करेंगे। थैंक यू।